सिटिंग भी हुई और मजलिस की नुमाइंदगी पर ये जो ठेला बंडी पे लोग जो कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट की एक नई स्कीम के तहत उनको उस ठेला बंडी के ऊपर भी उनको स्कीम में काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रीट हॉकर स्कीम में। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। यकीनन बहुत से काम अभी होना बाकी हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि पूरे काम हो गए, बल्कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, जो ज़ेर तकमील हैं, इंशाअल्लाह ताला उन कामों को जल्द से जल्द मजलिस उन कामों को पूरा करवाएगी। अगर वो मंजूर नहीं है तो उनको मंजूर या सैंक्शन करवा कर उनका काम उसमें करवाया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये बात आपको ही बता रहा हूँ कि मैंने गवर्नमेंट से, हुकूमत से नुमाइंदगी करके हल्क़े असम्बली कारवान में वहाँ पर असर नौ एक नई सीवरेज लाइन का काम मंजूर करवाया, करीब, जिसमें से अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा हाफिजा सही है, तो उसमें से एक हिस्सा हल्क़े असम्बली नामपल्ली में जो ये इलाका भी शामिल है, उसमें से कम 8 से 10 करोड़ की नई सीवरेज लाइन का काम इंशाअल्लाह यहाँ पर भी शुरू होगा। जेवाबाग के और विजयनगर कॉलोनी के इस डिवीजन में ये काम भी मजलिस की नुमाइंदगी पर हुआ है। ये बल्दिया के इलेक्शन में आपको एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं कि बल्दिया के इलेक्शन है, मगर चाहे वो टीआरएस पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, टीआरएस पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, पूरी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जब से शुरू हुई है, इनकी जबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही है। टीआरएस के पावर मिनिस्टर हैं जिनका नाम मोहतरम जगदीश्वर रेड्डी साहब है, वो बीजेपी के लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या नरेंद्र मोदी की ओवैसी के साथ मीटिंग नहीं हुई? और फिर टीआरएस अलग ऐलान ये बात कह चुकी है कि मजलिस से कोई अलायंस नहीं है। कांग्रेस के एक बहुत अक्लमंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मलकाजगिरी के, जिनको हैदराबादी जबान में बोलते देड़ूशार है, तो उन्होंने ये बोल रहे कि पिछले साल राजभवन में एक दावत हुई थी जिसमें सदर जमहूरिया हिंद आते हैं। हर साल दिसंबर में एक रिवायत है कि सदर जमहूरिया हैदराबाद को आकर वहां पर उनका जो राष्ट्रपति भवन है हैदराबाद में बुलाराम के पास, वहां पर क़याम करते हैं। तो उस सिलसिले में गवर्नर ने सबको दावत दी, तो मेरा एक वीडियो मीडिया को दिखाकर बता रहे कि देखो असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा वजीर दाखिला जो सिकंदराबाद के एमपी, उनसे गुफ्तगू कर रहे, साजिश कर लिए बैठ के। मेरे को कोई जगह नहीं मिली, वहीं मिली। फिर बीजेपी की तरफ से जब से इलेक्शन शुरू हुआ एक ही बात बोल रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि हैदराबाद में 30 से 40 हजार रोहिंग्याओं के नाम है। बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी नया जिना है। बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस को वोट देना यानी ये देश के खिलाफ होगा। कोई कहता है कि अगर आप टीआरएस को वोट दिए या कांग्रेस को वोट दिए तो मजलिस को फायदा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि विजयनगर कॉलोनी में या शहर हैदराबाद के बल्दिया के जो मसाइल हैं उसको कैसे हल किया जा सकता है, मगर पूरी गुफ्तगू शुरू होती है मजलिस पर और खत्म होती है दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। ये इनका मामला बन चुका। कोई तामीरी बात नहीं करते। मैं अभी भी बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप ईमानदार है तो 24 घंटे के अंदर 1000 रोहिंग्या लोगों के नाम जो वोटर लिस्ट में बता दो आप। और वोटर लिस्ट तो दारुसलाम में तैयार नहीं होती, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करता है। वोटर लिस्ट तो रियासती इलेक्शन कमीशन तैयार करती है। और अगर 40,000 नाम रोहिंग्या के हैं तो क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि अमित शाह एक कमजोर वजीर दाखिला है?
क्योंकि तमाम काम अमित शाह की वजारत दाखिला को करना है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी अपने ही जबान से अपने हुकूमत के एक होम मिनिस्टर पर तनकीद कर रही है, मगर निशाना किस पर है? निशाना तो आपका ये बता रहा है कि आप शहर हैदराबाद के पुरअमन माहौल को मकदर करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहना कि असदुद्दीन ओवैसी जिना है, अरे भाई मजलिस सियासत में इसलिए हिस्सा लेती है, अटूट भरोसा है और हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा, और खास तौर से बिहार में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी के बाद ये तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। यानी 5 सीट हम जीते तो इनको लग रहा कि आसमान सर पर उठा लिए, अखबारात में तबसरे, टीवी पर बहस, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि हैदराबाद से एक निकली हुई जमात जिसके ताल्लुक से मुखालिफीन कहते थे ये रिक्शे वालों की, ये गरीबों की जमात है, जिसके ताल्लुक से मुखालिफीन कहते थे कि सलाहुद्दीन ओवैसी एक गली का लीडर भी नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी तो एक मोहल्ले का भी लीडर नहीं है। आखिर क्या वजह है कि ये लोग बिहार में पहुंचकर वहां पर 5 असेंबली सीट जीत जाते हैं, बीजेपी को भी हराते हैं और वहां पर कांग्रेस और आरजेडी को भी हराते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस सियासी कामयाबियों को देखकर ये लोग बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। कुछ बोलने के लिए नहीं है तो सिर्फ इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। तो इनके पास कुछ भी नहीं है बताने को सिवाय इसके कि टेररिज्म, नेशनलिज्म, जिन्ना, पाकिस्तान, बल्दिया का इलेक्शन हो रहा। आप बीजेपी वालों से हम पूछना चाहते हैं कि ये तो बताइए कि 2019 से लेकर 2020 23 नवंबर तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने तेलंगाना और हैदराबाद, बिलखुसूस हैदराबाद की तरक्की के लिए आपने कितने फंड्स दिए? मैं यही सवाल कर रहा हूं। मैं आज भी पूछ रहा हूं, पूरे शहर में बारिश हुई, कई इलाके पानी से घर में पैरों की तादाद में नुकसान हुआ, बीजेपी ने कितने पैसे दिए? मोदी ने कितने पैसे दिए? 56 इंच का सीना है, जब इनसे ये चुपते हुए सवालात करते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, एक पैसा बीजेपी की हुकूमत ने नहीं दिया। हैदराबाद में सैलाब आया तो कर्नाटका को बीजेपी की हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए दिए। ये जब मैं सवाल करता हूं तो बीजेपी मुझे जिना कहती है, बीजेपी मुझे फिरका परस्त कहती है, बीजेपी क्या नहीं कह देती कि मजलिस को वोट देना कौम के मुफाद में नहीं है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। सुनो बीजेपी वालों, भारत मेरा भी है, भारत तुम्हारे किसी खानदान का नहीं है, ये मेरा मुल्क है। और सुनो बीजेपी वालों, ये मुल्क मेरा क्यों है? क्योंकि तुम बहुत बकबक कर रहे हो। हर कोई आकर बोलना शुरू कर दे रहा है। अगर ठेठ हैदराबादी जबान में बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि मियां हौले पने की गुफ्तगू मत करो, ये चिल्लर बातें मत करो, अखलाक के दायरे में रहकर गुफ्तगू करो। हमको आप बताओ कि आपने कितना पैसा दिया। सैलाब आया तो मरकज की टीम आई थी, मुझे मालूम हुआ कि हाफिज बाबा नगर डीआरडीओ के पास आ रहे, मैं जाकर उनसे मुलाकात किया और उनको साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि तबाह और बर्बादी हो। गवर्नमेंट के जियो का हवाला देकर कहा कि जियो में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी के घर में पानी आता है, पानी से नुकसान पहुंचता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी की हुकूमत उस स्टेट को इमदाद करेगी और जिसके घर का नुकसान हुआ 20 या 25% पैसे रियासती हुकूमत देगी और 75-80% मरकजी हुकूमत के पैसे से मिलेंगे। अगर आज किसी को 10,000 रुपये मिले, अगर मोदी पैसे देते, अगर मोदी की सरकार पैसे देती तो उन गरीबों को 10,000 की जगह
कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते, मगर ये थाली मारने का नहीं, मगर मोदी ने नहीं दिया। जब क्यों नहीं दिए बोले तो इन्हें जीना हो गए। अरे मेरे भाई, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर, हिंदुस्तान की आईन और संविधान के दायरे में रहकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए मैं ये सवालात पूछ रहा हूं। मैं ये 29 तारीख तक पूछता रहूंगा। मेरा राज सवाल भारत के वजीर आजम से है, मिस्टर मोदी, आपने हैदराबाद की तबाही और बर्बादी में आपकी सरकार ने पैसे क्यों नहीं दिए? मिस्टर मोदी, आपको हैदराबाद की सरजमीन पर बसने वाले जो तमाम मजाहिब के लोग हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है आपको? जब आप कर्नाटका को दे सकते हैं तो क्या हैदराबाद की आवाम को नहीं दे सकते? जब आप हैदराबाद की आवाम को, गरीबों को पैसा नहीं दिए, जो बारिश 100 साल के बाद इतनी बारिश हुई, आज बीजेपी किस बुनियाद पर आकर हैदराबाद की आवाम से वोट का मुतालबा कर रही है? मैं हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं कि वोट के इस्तेमाल करने से पहले ये सोच लो आप कि मोदी की हुकूमत ने हैदराबाद के गरीब आवाम का साथ नहीं दिया। इसीलिए बीजेपी में गुफ्तगू का आगाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से होता है और खत्म होता है दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। मेरे भाई, बोलो तो मैं तुम्हारी जबान में बोल। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये हम तमाम बातें करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अच्छा, अब रहा सवाल कांग्रेस का। मेरे भाई, मैं बुरा मत मानिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अगर मैं आपको बोलूंगा मैं आपको टिकट दे देता हूं बल्दिया का, एमएलए का, आपको अपने बाप का नाम बदलना पड़ेगा। नहीं बोलो आप बोलेंगे क्या है भाई, टिकट दे रहे या तुम क्या कर रहे हैं? अगर मैं बोलूंगा आपको टिकट देता हूं, बाप का नाम बदलते क्या? बदलते? बदलते? अब यहां सुनो आप, ये जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, उनकी गलती नहीं है, इनके घर के लोग अच्छे नहीं है। तो कांग्रेस के कैंडिडेट देखिए, मोहतरमा का नाम जो भी है जो चलता हो, इनके वालिद का नाम लिख दिए मोहम्मद परवेज, जबकि हकीकी वालिद का नाम क्या बोले? प्रेम सागर चोपड़ा। नहीं, सही भी है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाले क्योंकि सीट रिजर्व है, रिजर्व सीट है, तो इलेक्शन लड़ना है तो बाप का नाम भी बदल ले सकते। नहीं, आप सोचो, थोड़े हंसने की बात नहीं है ये। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं ये बात को। आप इलेक्शन के टिकट के लिए, हकीर बल्दिया के इलेक्शन के लिए अपने बाप का नाम बदल दिए। अल्लाह जानता, अगर खुदा ना खास्ता तुम और क्या क्या बदल देते नहीं मालूम। आप सोचो कि अब्बा का नाम क्या बोले? प्रेम है, सागर है और चोपड़ा है, उसको आपने कर दिया मोहम्मद परवेज। ये कैसी घर वापसी हुई बाबा? अच्छा, ये बीसी सर्टिफिकेट निकाले, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को तहसीलदार मुशीराबाद लेटर लिखी कि इनको जो सर्टिफिकेट इशू हुआ ये झूठ की बुनियाद पर धोखा देकर सर्टिफिकेट निकाले और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इन्फॉर्म करे। खैर, वो बेचारा रिटर्निंग ऑफिसर क्या करना था नहीं करा। अब मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ जिसका नंबर 377 ऑफ 2020। अब दफा क्या लग गया कांग्रेस के कैंडिडेट पर? 420, 420, 468,
471, मुबारक हो आपको। तो अब इनको वोट देना भी बेकार है। इसलिए बेकार है कि अगर कोई अपने बाप का नाम बदल देता, सियासी बाप तो लोग बदलते रहते, मगर हकीकी बाप को बदल दिए, ओफो, पहुंची भी चीज है, बहुत पहुंची भी मामला है लोगों का पूरा। आप अंदाजा लगाइए कि किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ मजलिस की मुखालिफत में। अरे ये तो मत करो, कम से कम तुम मजलिस की मुखालिफत करो मगर अपने बाप के बन के रहो, मगर इनका ये मामला है। तो मकसद क्या है कि बीच में आएंगे, बाप का नाम बदलेंगे ताकि इनके जो सियासी बाप है वो बीजेपी उसको फायदा हो जाए नगर कॉलोनी। इनका मकसद यही है। मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा इत्मीनान और एतमाद है आपके ऊपर, यहां की आवाम के ऊपर, कि वो बेखौफ होकर इन चीजों को समझ रही है। और कांग्रेस पार्टी से याद रखिए, बिहार में बड़ी बड़ी बातें हुई थी। 20 सीट लड़े मजलिस, 20 सीट लड़ी मजलिस और मजलिस 5 जीती। 20 में 5 मजलिस जीती। अब जो बचे हुए 15 सीट थे, 15 में 8 ने 9 महागठबंधन जीती। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल और 6 एनडीए जीती। मगर इन्होंने कहा नहीं, इन्हों हराया, हमारे को इन्हों हराया। ऐसा दिख रहा है कि स्कूल में एक छोटे बच्चे के हाथ से कोई बड़ा बच्चा चॉकलेट छीन लेता तो मम्मी मम्मी मेरा चॉकलेट खा गया है। जमहूरियत है, आवाम वोट देती। मैं अगर सुबह तक भी तकरीर करा तो आप बोलते नहीं, सोचूंगा मैं, बात तो अच्छी करे और दूंगा नहीं दूंगा, वो आपका फैसला। मगर कांग्रेस 70 सीट लड़ी, 70 सीट्स बिहार में कांग्रेस लड़ी, 70 में 19 जीते और 2 हम कांग्रेस से जीते। तो बचे कितने? 49। 49 में बीजेपी कितनी जीती मालूम आपको? मालूम नहीं? मालूम। 49 में बीजेपी 36 सीट जीती, 36। और आप हम पे उंगली उठा रहे। अभी तो बिहार में खाली 5 जीते कांग्रेसियों। पूरे बिहार में इंशाअल्लाह ताला बहार हम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, उन्होंने आ जा रहे, इनका बात करे कि क्या, क्यों जा रहे भाई आप, क्यों गए बिहार को? मतलब क्यों, अम्मा के जहेज में आया, किसी के नहीं जा सकते? जाना हमारा काम है, जाएंगे। तुम्हारे दांत, तुम्हारी दांतों में तुम्हारी जबान तुम खतर लोगे, मगर मैं जाऊंगा, भारत के कोने कोने में जाऊंगा, जमहूरियत को मजबूत करूंगा। जिन लोगों को तुमने सेकुलरिज्म के नाम पर बेजुबान कर दिया, उनको कमजोर कर दिया, उनसे जाकर कहूंगा कि सेकुलरिज्म का जिंदा रखने का मकसद ये भी है कि तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का मतलब यह है कि तुम एक दीवाना जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा है, तुम उसकी आवाज में आवाज मिलाओ और एक अपनी क़यादत को पैदा करो। ये काम होगा जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं ये काम करता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं और अवाम की दुआओं पर मुझ पर भरोसा है। और हम ये काम कर रहे हैं, इसीलिए हर जगह पर इनको जिना नजर आता है। कभी मैं जिना हो जाता हूं, कभी ये हो जाता हूं। बहरहाल इनका मामला ऐसा हो गया कि हम हैदराबाद में बोलते ना कि कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी के लिए मेरा ऐसा हाल हो गया कि वो कहावत है हैदराबाद की, क्या है? गरीब की जोड़ की भाभी कर। इस वास्ते हम बोलते मुंह को नक्को लोगो, हमारे मुंह को नहीं लगना। बार बार बोला, बहुत छिचोरे हम लोग। और याद रखो, हैदराबाद जबान में क्या बोलते? देख, खुजाया तो तेरे को खुजली होंगी, याद रख। बोलते नहीं बोलते? खुजानक को खुजाया तो तेरे को खुजली होती है, हम काजकोरी की फल्ली खां खां खुजा रहे। उन्हें यहां से उतरा, उन्हें वहां से उतरा, जो हैदराबाद को उतर रहा उनको खाली यही नजर आ रहा, दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा उनको। अरे चार मीनार भी देखो, किले गोलकुंडा भी देखो, सालार जंग म्यूजियम भी देखो,
हमारे अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी भी देखो, मगर कुछ नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा मजलिस ओवैसी। मेरे भाई, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि इनके दिलो दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस आ चुकी है, इनके जबान पर मजलिस आ चुकी है, इनकी सोच में मजलिस आ चुकी है। अब आप जिस चिराग को आपने जलाया था, जिस चिराग को आपने तूफानों में हिफाजत की थी, इस चिराग को आज आपको इसकी हिफाजत करना है, क्योंकि 60-70 साल पहले आपने इस चिराग को जलाया था, इसकी हिफाजत की। ये चिराग की रोशनी अब बिहार तक पहुंच चुकी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि भारत के कोने कोने में इस चिराग की रोशनी को फैलाना है। ये रोशनी उस अंधेरे को दूर करेगी जो हमको हमारे आइन के हुकूक से महरूम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाता हूं कि पूरे भारत में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पूरे इंडिया में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये वाहिद जीएचएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जहां पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नरेंद्र मोदी के ने हुकूमत ने जो कानून पास किया था, CAA, NPR, NRC के कानून के खिलाफ अगर किसी रेजोल्यूशन को पास किया गया तो हैदराबाद की बल्दिया में मजलिस की नुमाइंदगी पर किया गया था। ये किसी भी बल्दिया में नहीं हुआ। ये भी तकलीफ है मोदी कि 200 बल्दिया है और सिर्फ हैदराबाद में यहां पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने CAA, NPR, NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पास किया। क्यों पास किया? कितने थे हमारे पास? खाली 45 रुकने बल्दिया थे। मगर आपकी ताकत देखो, आप सच्चाई जिसमें है अल्लाह साथ देता हूं उनको। इनको यह भी तकलीफ है। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद मालेगांव की बल्दिया ने रेजोल्यूशन पास किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और अपना एक वोट 1 तारीख के दिन पतंग को दीजिए। इस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर पर आप वोट देना, और बैलेट पेपर जब आपको मिलेगा जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा आपको, तो आपको याद रखना है कि पूरे कांग्रेस, बीजेपी, TRS सब मिलकर असदुद्दीन ओवैसी आपके दूल्हे भाई, आपके भाई का मुकाबला कर रहे हैं। तो अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये लोग कर दिए वैसा, ये लोग खुद करे, खुजालिए, ये लोग खुद करे। तो जब आपको पतंग का निशान नजर आएगा, आप मोहर उठाइए और मोहर उठाकर टपाटप 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 मारते जाइए। और नौजवानों से अपील करूंगा, भाई साहब, आपको हवाओं में पतंग को लहराना है। पूरे मुरादनगर में, हैदराबाद में फिजाओं में पतंग नजर आना, और जो कोई भी सामने आया, इत्तेहाद का मांझा आपके पास है, आपके इत्तेहाद के मांझे को लेकर शादी में से डाल के जब 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 खींच 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 इनको बताना है। ये आपको काम करना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। इस मुकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह कई बिहार के लोग भी रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की। हैदराबाद में, अरे कौन बोले खत्म हो गया, बोल कौन बोला जी? हम DN वो तो DN मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि हैदराबाद में 6.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अवाम का भी ताउन रहा, मंजलिस का भी रहा और पुलिस का भी रहा कि 6.5 साल में हैदराबाद जब से तेलंगाना बना पुरअमन है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तमाम फिरका परस्त ताकतें आकर नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, गलतफहमी पैदा करना चाह रहे हैं। मैं हम तमाम शहरियान हैदराबाद से अपील कर रहा हूं, इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे,
मगर अपने शहर के अमन को बरकरार रखिए। लोग आएंगे चले जाएंगे बकवास करके, असदुद्दीन ओवैसी की अहमियत नहीं है। शहर बड़ा है, शहर का अमन ओवैसी से बड़ा है, शहर की तरक्की ओवैसी से बड़ी है। ये शहर की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आपको एक सही फैसला लेकर 1 तारीख के दिन शहर के अमन को भी मजबूत करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और यहां से अपनी शनाख्त को, अपनी तहजीब को, अपनी तारीख को और इन तमाम चीजों की हिफाजत करिए। वोट डालना सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, बल्कि वोट डालने का मकसद यह भी होता है कि एकजुहती पैदा की जाए। एकजुहती को अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहते हैं। एकजुहती पैदा हो, माहौल अमन का और मजबूत हो, ताकि अगर कोई बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर पर आकर दस्तक देगा तो हम उस इत्तेहाद की ताकत के ऊपर उस तूफान के रुख को मोड़ देंगे। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।